नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले पूजा की। सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए और फिर उन्होंने कार सेवकपुर में संतों से भी मुलाकात की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह ही मुख्यमंत्री जो हैं हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और फिर उसके बाद उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए। दोनों तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और भव्य रोड शो कल उन्होंने किया था। आपने देखा काफी भीड़ थी और पुष्प वर्षा भी हुई उन पर। आज सुबह बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहा जब वो हनुमानगढ़ी गए और फिर उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए, साधु संतों से भी मुलाकात की, उनके साथ नाश्ता किया। इतना ही नहीं, अयोध्या में सीएम योगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और दावा किया कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और बाकायदा बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल अखिलेश यादव जो है अपना टिकट भी कटवा चुके हैं नतीजों के बाद बाहर जाने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, आज 5वें चरण के मतदान के लिए आखिरी प्रचार का दिन है। किस तरह से आप 4 चरणों को मतदान हो चुका है, आप देख रहे हैं, 5वें चरण का माहौल क्या देख रहे हैं? देखिए, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान आए हैं उसको देखते हुए विपक्ष मैदान छोड़ करके भाग रहा है। अभी से विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुक करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है। 5वें चरण का चुनाव 27 को परसों है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे परसों पहुंच जाएगी और 6-7वें चरण में यह बढ़कर के 300 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकेगी। जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हो रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में। सर, कल आपने अयोध्या में भव्य एक रोड शो किया, आपने रात्रि विश्राम किया, सुबह साधु संतों के साथ मुलाकात की, साधु संतों से समर्थन मांगा। तो किस तरह का समर्थन आपको यहाँ अयोध्या में देखने को मिला कि पिछली बार 5 की 5 सीटें आपके पास थी? भारतीय जनता पार्टी को पूज्य संतों का पूरा समर्थन है। कल रोड शो में भी आपने देखा होगा कि हर पूज्य संत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रोड शो अयोध्या में था, वे अपने अपने आश्रम से, अखाड़ों से बाहर आकर के और स्वयं पैदल चल करके पूरी शोभा यात्रा का उन्होंने स्वयं अगवानी की, नेतृत्व भी दिया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार में जुटी हुई हैं। यहां सभा से पहले स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और दावा किया कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ फायर ब्रांड नेता भाजपा की स्मृति ईरानी जी हैं जो तूफानी दौरे पर हैं। मैम, कैसे देख रही चुनाव आप स्वयं देख चुके हैं, साक्षी रह चुके हैं। तिलोई में जनता गदगद है मोदी जी के काम से। मेरा यह अभिमान है कि मेरे संगठन ने बहुत विषम परिस्थिति में जनता के मध्य में रहकर काम किया। कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी तो भाजपा ने जनता का साथ नहीं छोड़ा। हमने घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर बांटा। मोदी जी की वजह से हर गरीब को राशन मिला, मुफ्त का टीका मिला और आज वही गरीब मोदी की ताकत बनकर आया। 5th फेज का मतदान काउंटडाउन भाजपा का कैमरा करके दिखा दीजिए भाई। आप देखिए, हम सिर्फ सामान्य गांव में खड़े हैं। भाई बहन फिर आ गए, भाई बहन फिर आज यहाँ आ गए। मेरा भाई यहाँ खड़ा है, कांग्रेस के भाई बहन फिर आगे आए, उनका स्वागत है। तिलोई में कदम रखकर दिखाएं, पूरा बोरिया बिस्तर पैक कर देंगे। अच्छा, लास्ट, एक्सक्यूज मी
मैम जिस प्रकार से अलायंस होगा, क्या बसपा से अलायंस होगा इलेक्शन के बाद? आप देखिए ना, बसपा से अलायंस होगा मैम। मैं आपसे इतना कह रही हूँ, आप देखिए खुद ये लोग आए हैं स्वेच्छा से, किसके साथ? बीएसपी से अलायंस होगा इलेक्शन के बाद। एनडीए की पूरी अलायंस घोषित है भाई साहब। बीएसपी से नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ एनडीए की घोषित है, जो जीत रहे हैं खुद, वो और क्या करेंगे? तो आपने देखा हमारे साथ स्मृति ईरानी जी जो अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त है, और राहुल गांधी और प्रियंका के सवाल पे कहा कि एक बार तिलोई आके तो देखिए। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, तिलोई, अमेठी। अखिलेश यादव ने साइकिल के बारे में बीजेपी नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा साइकिल युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की सवारी है और समाजवादी पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। जब से जनता ने बीजेपी की खड़ी की है खटिया, तब से उनके बयान आ रहे घटिया। बताओ बयान आ रहे उनके घटिया के नहीं आ रहे? साइकिल को भी न जाने क्या क्या बता रहे हैं। साइकिल आप चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? साइकिल नौजवानों की, साइकिल मजदूरों की, साइकिल किसानों की और साइकिल समाजवादी पार्टी की। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश को दंगेश कहे जाने को सही ठहराते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश ने दंगों को प्रोत्साहन देने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान अखिलेश सरकार मूक दर्शक रही। जेपी नड्डा ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 के साथ की है। के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश सुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है? सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है? ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश आंकड़े बताते हैं। आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में, और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की न्यूज़ 18 पर इंटरव्यू को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया, वहीं सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियों की भी याद दिला दी। कहा है कि 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जब झूठी बोलना है तो कुछ भी बोलो। अगर भारतीय जनता पार्टी को झूठी बोलना है तो वो कुछ भी बोलें। उनका आशान्वित होना अलग बात है, लेकिन जनता उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उनकी मीटिंग्स खाली जा रही हैं, उनके प्रत्याशियों को गांव-गांव से लोग भगा रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है दावा करने के अलावा। जेपी नड्डा केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर कोई कहीं गलत काम कर रहा था तो उन्हें पिछले 5 साल में कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जेपी नड्डा और उनकी सरकार और उनकी पार्टी इतनी निकम्मी है कि गलत काम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए? ये सिर्फ जनता के गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, उनको लाभ देने वाली योजनाएं, किसानों के साथ उत्पीड़न, इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर। कोरोना काल में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहा, ये देश जानता है। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। बलात्कारियों को बचाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। हाथरस में बेटी को रात में अंधेरे में जलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देश जानता है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी जेपी नड्डा की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा है कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी अपने विरोधियों पर आतंकियों से मिलीभगत का आरोप लगाने लगती है। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को लंकेश, किसी को दंगेश। वास्तव में क्या ये सब लोग नंगेश हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं?
चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। नड्डा साहब, सांड भगाइए खेत से, खाद दीजिए किसानों को, गन्ने का मूल्य 400 रुपए क्विंटल कीजिए, गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल कीजिए, थार की मार से मरे किसानों को मुआवजा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। तब जाकर के चुनाव होगा। चुनाव भ्रमित करने वाले मुद्दों पर नहीं होगा। चुनाव दंगेश, नंगेश और लंगेश पर नहीं होगा। आने वाला समय आपको उचित। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्ष पे इल्जाम लगाती है, आतंकियों के लिए सॉफ्ट हैं, आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। नड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, गॉडसे का आरएसएस से क्या ताल्लुक था? क्या गॉडसे आतंकवादी नहीं था? साध्वी प्रियज्ञा किसकी पार्लियामेंट की मेंबर है? उन पे क्या इल्जामात रहे हैं? बाबू बजरंगी से क्या ताल्लुक है? दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। उधर बीजेपी ने जेपी नड्डा के अखिलेश पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को दंगेश कहना जो है सही है। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में जो जेपी नड्डा ने अखिलेश को दंगेश कहे जाने के बयान को सही ठहराया था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकियों की मदद का। जब मुख्यमंत्री थे तो कचहरी बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी उन्होंने की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको लताड़ा भी था। मुजफ्फरनगर के दंगे हो या तमाम दंगे हो, उनके आरोपियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर खीर खिलाया करते थे अखिलेश यादव। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, गंभीर टिप्पणी की थी कि दंगों के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी थी, इसलिए दंगेश कहा जाता है अखिलेश यादव को। था, लेकिन उनके मन में गरीबों की चिंता नहीं थी, माताओं बहनों के कष्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल अपनी चिंता थी। डकैतों का उन्मूलन कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इन डकैतों का इस्तेमाल ये लोग अपने लिए करते थे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही डकैती डालनी थी। बहुत अंतर नहीं था। एक डकैत गांव में डकैती डालता था, एक सत्ता में बैठ करके विकास की योजनाओं में डकैती डालता था या गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालता था। ये एयर कनेक्टिविटी पहले भी दी जा सकती थी, नहीं दिया। चित्रकूट को सुंदरतम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित पहले भी किया जा सकता था, और अब तो चित्रकूट प्रदेश सरकार के एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ पर आगे बढ़ रहा है। यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, चित्रकूट में क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? देखो झूठ मत बोलना भाई। और 2017 के बाद है ना? आज कोई भेदभाव तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्राह्मण के यहाँ बिजली आएगी और दूसरी जाति के यहाँ नहीं आएगी। चंद्रिका जी ऐसा तो नहीं करते ना? यानी बिजली सबको है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। और ये भेदभाव भी तो नहीं होता है ना कि पहले जो होता था ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी और दीपावली होली में नहीं आएगी, ऐसा भेद तो नहीं होता ना। 17 के पहले तो होता था। दूसरा मुझे बताइए, वैक्सीन आपको मिली, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई? सब लोग लगा दिए। आपको धन्यवाद, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसा कार्य हुआ। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, प्रवासी हो या निवासी सबको फ्री में राशन, और कोरोना कालखंड में हर परिवार को महीने में 2-2 बार राशन देने की व्यवस्था हुई। मिला कि मिला राशन? दाल तेल नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
ये पहले भी दे सकते थे ना, सपा बसपा के लोग भी दे सकते थे ना, नहीं दिया ना उन लोगों ने। भाइयों बहनों, अभी तो हमने कुछ और भी तय किया है। हमने तय किया है सरकार जब इस बार बनेगी, अब होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। 60 साल से ऊपर की माताओं और बहनों के लिए परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने के साथ ही हमने बेटी के साथ भेदभाव न हो एक व्यवस्था बनाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 15,000 रुपए बेटी को हम देते थे, और भाइयों बहनों हमने तय किया है कि अब इस राशि को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 करेंगे। मैंने गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है, और इसीलिए हमने कहा कि कोई बेटी दहेज के भाव में शादी से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए का अनुदान हम लोग देते हैं ना। सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपया मिलता है ना। अब हमने तय किया है इस राशि को 1 लाख करेंगे। देखो, सपा की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन, दिव्यांगजनों की पेंशन और विधवा महिलाओं की पेंशन उन्होंने रोक दी। तो उनका भी पेंशन रोक दिया। पाप की भी एक सीमा होती है। कितना बड़ा पाप करते थे ये लोग। गरीबों का राशन डकार जाते थे, वृद्धजनों का, विधवा महिला और दिव्यांगजनों का पेंशन भी हड़प लेते थे। हमने तो इस पेंशन की राशि को बढ़ाया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं, और अगले 5 साल के अंदर तो यह तय किया गया है इस राशि को बढ़ा के 12,000 से बढ़ा के 18,000 करेंगे। भाइयों बहनों, यह भी तय किया गया है कि आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ेंगे। लोग परेशान हैं, सपा के लोग, बसपा के लोग परेशान हैं कि पहले ये अवैध बूचड़खाना चलाते थे। हमने तय किया है न गौ माता को कटने देंगे और न अन्नदाता किसान की फसल को नष्ट होने देंगे। हर गौ जनपद में पर्याप्त गौशाला, और हर गौशाला में सीएनजी भी बनेगा, और जो गोबर गैस बनेगा उस गैस को फिर सिलेंडर में पैक करके हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाहर से गैस लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, सरकार ने यह भी तय किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, 10 मार्च समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया कि युवाओं को देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। यानी उनके लिए विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब उनका ये होता है कि केवल एक खानदान का विकास हो, बाकी किसी को कुछ न मिले। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी डिजिटल एक्सेस का खर्चा होगा वह भी सरकार वहन करेगी। वह भी खर्चा किसी नौजवान के ऊपर या अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब करने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए, और दमदार सरकार तब बनेगी जब चित्रकूट और मानिकपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहमत हैं? सहमत हैं? और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है, लोग परेशान हैं, सपा के लोग परेशान हैं। कहने साहब, मुझसे एक दिन बहस होने लग गई उनसे
मुझसे बहस कर रहे थे लोग कि साहब विकास क्या हुआ है। मैंने कभी एक्सप्रेस हाईवे, हर घर नल, ये सभी काम तो वर्तमान में हम लोग करा ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हमने भी विकास कराया। मैंने कहा क्या कराया? कहा साहब हम लोगों ने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। उनका विकास कहाँ है? कब्रिस्तान की बाउंड्री में। और हमारा विकास कहाँ है? धामों के विकास में, एक्सप्रेस हाईवे में, हर घर नल योजना में, गांव-गांव की सड़कों के विकास के लिए, चित्रकूट को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, लालापुर और राजपुर को, राजापुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये तो सोच होती है विकास की। उन्होंने कहा आपके पास पैसा कहां से इतना आ गया? मैंने कहा पैसा के लिए हमारे पास एक तो साफ नियत है, स्पष्ट सोच है, और बाकी जो कुछ बच जाएगा तो उसके लिए हमारा बुलडोजर पर्याप्त है। वो बुलडोजर दोनों काम करता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को रगड़ते हुए जाता तो पैसा अपने आप निकलता आता है। और भाइयों बहनों, यही पैसा एक्सप्रेस हाईवे के लिए, हर घर नल योजना के लिए और हर गरीब को राशन और मकान देने में भी खर्च हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुलडोजर चलता रहे, रुकने न पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। सहमत हैं? चंद्रिका जी को कमल के चुनाव चिन्ह पर और अविनाश चंद्र द्विवेदी को अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव विजयी बना के भेजेंगे सभी लोग। देखिए, आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आज शाम को बंद हो जाएगा, केवल कल का दिन है। परसों पहली शर्त क्या है? पहले मतदान, पहले मतदान। सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके। उधर जो लोग बैठे हुए हैं, उस चोटी पर जो बैठे हैं, वे लोग भी, सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। घरों की छत के ऊपर भी जो लोग खड़े हैं, वे लोग भी बोलेंगे भारत माता की।